जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 10 की जो 7th लेसन है, 3 पार्ट में दिया हुआ है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। अब इसमें भारत की झलक के कहने का क्या मतलब है कि जैसे भारत में कौन सी चीज़ें पुराने तरीके से आती चली जा रही हैं, किस तरीके से हम नदियों से, तालाबों से, झरनों से, हरे भरे पेड़ पौधों से, नेचर से हर्टली जुड़े हुए हैं। हमारी कल्चर शुरू से क्या रही है, हम किस, हमारी हॉस्पिटैलिटी जो अतिथि सत्कार करने वाली चीज़ रही है, ये सब क्या क्या हमारी चीज़ें धरोहर के रूप में हैं, उनके बारे में एक झलक दिखाया गया है आपको। पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर क्या होते हैं? पाव देखा है ना, पाव रोटी जो देखा है, उसको सेक करके और उस तरह की चीज़ों को बेचने वाले ये लोग बेकर के नाम से पहले जाने जाते थे। पहले पार्ट को किसने लिखा है? तो इनको लिखा है ल्यूसियो रोड्रिग्यूज ने। ल्यूसियो रोड्रिग्यूज ने इसको पहले पार्ट को लिखा हुआ है। ये जो राइटर का नाम है ना, इसको आप जरूर याद रखना। कह रहा है कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। कह रहा है ना कि अक्सर हमारे एल्डर्स जो हैं उनके बारे में सुना जाता है, मतलब लोग कहते हैं कि जो हमारे एल्डर है ना, वो अपने रिमिनिसिंग का मतलब होता है बीते हुए दिन, यानी ओल्ड एज, अपने रिमिनिसिंग को नॉस्टैल्जिकली सुनते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। नॉस्टैल्जिकली का मतलब चाहत से, सिंपल वर्ड में सुनो, उनके अंदर एक इच्छा होती है, एक चाहत होती है कि हम अपने पुराने दिनों को याद करें, मैंने बड़े प्यार से सुनते हैं। कह रहे अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, वो जो पुर्तगालियों वाला दिन था ना, अच्छा सा दिन था, पुराना सा दिन, जो पुर्तगालियों वाला दिन था, उनको भी याद करते हैं, उन पुर्तगालियों को भी याद करते हैं। एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनका जो ब्रेड मिलता था, लोव्स ऑफ ब्रेड, चपातियाँ जो मिलती थी जो खाते थे, उनको भी बड़ा याद करते हैं, बड़े अच्छे से याद करते हैं। तो ये पोर्टुगीज डेज क्या है आप जानते हो ना? 1498 में सबसे पहले केरला में कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। अब ये 1510 जब आया ना, तो सबसे पहले इन लोगों ने गोवा में अधिकार कर लिया था। 1510 में ही गोवा को इन्होंने जीत लिया था। अब जब गोवा को जीत लिए तो इनका अधिकार वहां पे हो गया, और जब इनका अधिकार हो गया तो इनकी पसंदीदा चीजें वहां पर बिकने लगी। सिंपल सी बातें हैं। तो ये क्या करते थे, ये लोव्स ऑफ ब्रेड को बड़ा पसंद करते थे, तो ये लोव्स ऑफ ब्रेड वहां बिकने लगी, और जब बिकने लगी तो वहां के लोग भी कुछ खाना पीना शुरू कर दिए उसको। वही कह रहा है कि उन पुर्तगालियों वाले दिन को, पुर्तगाली पहले अधिकार किए थे, उन पुर्तगालियों वाले दिन को, उन पुर्तगालियों को और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को हमारे जो दादा वादा है ना, वो बड़े रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली सुनते हैं, समझते हैं उस चीज को और याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still here। कह रहे हैं वो ईटर्स, मतलब जो पुर्तगाली थे, खाते थे लोव्स को, है ना, कह रहा है might have vanished, वो तो गायब हो गए शायद, but the makers are still here और देयर, लेकिन जो उन ब्रेड को बनाने वाले लोग थे वो आज भी वहां पे हैं। मतलब गोवा में वो लोग आज भी पाए जाते हैं जिन्होंने बेकिंग किया था, उस टाइम लोव्स वगैरह को बनाया था। आगे कह रहे हैं कि वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स। कह रहे हैं ना, अब देखो ये कौन कह रहा है, ये जो लिख रहे हैं वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वी स्टिल हैव अमंगस्ट, हम लोग भी उनके बीच से ही हैं, द मिक्सर्स, यानी उनके ही मिक्सर हैं। मतलब जो काम वो लोग करते थे, हम लोग उसी मिक्सर के हैं। वो आदमी नहीं है, मतलब हम पुर्तगाली नहीं है, लेकिन वो जो बेकिंग का जो लोग काम करते थे, हम उनके मिक्सर हैं। मतलब वही काम लगभग हम भी करने वाले लोगों में से एक हैं। कह रहा है मॉडलर्स का मतलब होता है किसी चीज को गढ़ना। एक्चुअली क्या है, रोटी हो गई चाहे लोव्स वगैरह हो गए, पहले उसको गढ़ा जाता है ना, उसके बाद उसको बेक किया जाता है। कह रहे हैं हम लोग भी मोल्डर्स हैं, हम लोग गढ़ने वाले हैं। एंड दोज, और वो लोग हैं हु बेक द लोव्स, जो क्या करते थे, बेक करते थे, सेकते थे, बनाते थे उन लोव्स को। हम उनमें से एक हैं। यहाँ है मतलब हु बेक प्रेजेंट में है, लेकिन हम पास्ट की कहानी तो पास्ट में पढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है कि दोज इज ओल्ड टाइम, कह रहे हैं वो जो पुराने समय है ना टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेसेस का मतलब भट्टी होता है। कह रहा है कि वो पुराने दिन वाले जो ना टेस्टेड फर्नेस हैं, टेस्टेड का मतलब जिनको टेस्ट किया गया है, जिनसे काम लिया गया है, जो आज भी ठीक ठाक हैं, वो फर्नेस, वो भट्टियां आज भी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, मतलब हैं गोवा में। वो उतने पुराने समय की भट्टियां आज भी लोगों ने रखा हुआ है उस गोवा में। भट्टी समझते हो ना, अंगीठी वगैरह।
कह रहा है द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। कह रहा है जो आग है ना उस फर्नेस की, उस भट्टी की ना, वो आज तक क्या नहीं हुई है, बुझी नहीं है, एक्सटिंग्विश नहीं हुई है। कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि तब की आग अभी भी जल रही है। मतलब फर्नेस की आग, फर्नेस से क्या निकलता था, आग निकलती थी, आग सेकती थी लोफ्स को और लोफ्स से पैसे मिलते थे, हमारी जीविका चलती थी। यानी उसकी आग आज तक जल रही है, मतलब वो चीज आज भी, प्रथा आज तक चल रही है ताकि लोग उससे कमा खा सके, है ना। आगे देखो, कह रहा है कि आगे द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड का मतलब होता है धम की आवाज और जिंगल का मतलब होता है झंझनाहट की आवाज। कह रहा है द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो धम की आवाज और झंझनाहट की आवाज जो पुराने ट्रेडिशनल थे बेकर्स थे उनके बाम्बू एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा कि पहले जब भुजा जो लोग बेचते थे वो कुछ इस तरह की चीज़ों को रखते थे, ऐसे देखा होगा आपने, है ना। ये वाला हिस्सा जमीन पे रहता था, है ना, ऐसे, और इसके ऊपर वो अपने थाली को ऐसे रखते थे और इस पे अपने भुजा को मतलब जो भी रखते थे और बेचते थे ना। तो ये बांस का बना होता था। कह रहा है कि द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो ट्रेडिशनल बेकर थे उनका जो बैम्बू था, बांस था, वो जब वो रखते थे तो धम की आवाज आती थी और जो चीजें उसके ऊपर टोकरी में रखी रहती थी उसमें से जिंगल की आवाज, झंझनाहट की आवाज आती थी। हर्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, वो एक हर्डलिंग करती थी उनके आगमन का, उनके आगमन के मतलब वो आ रहे हैं इसका संकेत देती थी, है ना, कि वो आ गए हैं। और कह रहा है कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, वो आज भी सुनी जा सकती है कुछ जगहों पे, गोवा में कुछ जगह पे वो आवाज आज भी सुनी जा सकती है, मतलब वो लोग बेचते हैं। कह रहा है मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कह रहा है कि हो सकता है कि उसके फादर जिंदा ना हो लेकिन जो बेटे हैं ना, यानी जो बेटा है वो आज भी कैरी करता है, ढोता है ऑन द फैमिली प्रोफेशन, क्या, अपने फैमिली के पुराने पेशा को, प्रोफेशन को, जो मतलब दादा बाबा करके चले आए, बेटा आज भी उस प्रोफेशन को लेके चल रहा है, छोड़ा नहीं है। कह रहा है दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, ये जो बेकर्स है ना आज भी इनको जाना जाता है गोवा में पैडर के नाम से। पैडर याद रखना, कभी कभी पूछता है, अक्सर पूछा भी है क्वेश्चन। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब हमारा बचपन चल रहा था उस समय गोवा में द बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड, कॉम्पेनियन एंड गाइड। जो बेकर्स होते थे ना वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे और एक गाइड के रूप में भी काम करते थे, मतलब हमें अच्छी बातें बताते थे, कहीं हम फंसते थे तो हमें निकालते थे। He used to come at least twice a day, वो एक दिन में कम से कम 2 बार आते थे, मतलब हमारे घर की तरफ से गुजरना उनका 2 बार लगा रहता था एक दिन में। Once, पहली बार कब, when he set out in the morning on his sailing round, जब वो सेलिंग राउंड करने के लिए, घूम घूम करके बेचने के लिए मॉर्निंग में सेट आउट करते थे, सेट आउट में प्रस्थान करते थे, हमारे दरवाजे से होके जाते थे फिर होके आते थे। कह रहा है सुबह में सेलिंग राउंड करने के लिए एक बार जब वो सेट आउट करते थे यानी प्रस्थान कर जाते थे, and then again when he started after emptying his huge basket, और एक बार जब वो एम्प्टी करके अपने बड़े से बास्केट को, यानी सब बेच करके अपने बड़े से बास्केट को खाली करके आते थे, तब 2 बार आते थे। देखो यहाँ पर सिंगल लिखा हुआ है, वह 2 बार आता था इस सेंस में लिखा है, लेकिन हम तुमको प्लूरल में करके पढ़ा रहे हैं, समझ सकते हो उस चीज को। आगे कह रहा है कि द जिंगलिंग एंड थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप us from sleep and we ran to meet and greet him। कह रहा है उनकी जो जिंगलिंग और थर्ड की आवाज, धम की आवाज और जो झंझनाहट की आवाज होती थी ना उनके बैम्बू की, हम लोग को जगाती थी नींद से और हम लोग दौड़ करके उससे मिलने और उसे ग्रीट करने जाते थे। ग्रीट माने हाय हेलो करना, चाहे गुड मॉर्निंग वगैरह कहना। हम उन बेकर्स को कुछ कहने के लिए जाते थे। आगे कह रहा है कि वाई वॉज इट सो, क्यों करते थे हम लोग ऐसा, आपसे कह, रीडर से कह रहा है कि जरा सोचिए बताओ ऐसा हम क्यों करते थे। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हम उस लोफ से, उस रोटी चपाती से बहुत ज़्यादा लव करते थे, प्यार करते थे, पसंद करते थे इसलिए। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल तुम मत समझना कि वो लोफ्स हमें अच्छी लगती थी तो हम इसलिए उसको जाके ग्रीट करते थे या फिर गुड मॉर्निंग बोलते थे, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि द लोफ्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन। कह रहा है कि जो लोफ्स होती थी ना वो खरीदी जाती थी बाय सम पैस्किन और बेस्टिन। आगे लिखा है द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस।
कह रहा है जो हाउस की मैड सर्वेंट होती थी, मतलब जो नौकरानियां होती थी, उनके द्वारा वो खरीदा जाता था, हमें नहीं मिलता था। हमारे घरों की पैस्किन एंड बैस्किन्स जो होती थी, है ना, उनके द्वारा वो खरीदा जाता था। ये पैस्किन एंड बैस्टिन जो कहा गया है वो घर की नौकरानियों के लिए कहा गया है ना, उनके द्वारा खरीदी जाती थी, हमको नहीं मिलती थी ये। कह रहा है कि व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रीड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। देखो लॉन्ग फॉर का मतलब होता है ना चाहना, इच्छा जताना, है ना, ललच जाना एकदम, है ना, लालच होना किसी चीज का। कह रहा है कि व्हाट वी लॉन्ग फॉर, कितना ज्यादा हम पसंद करते थे, वर जो होती थी दोज ब्रेड बैंगल्स, उन ब्रेड बैंगल्स को। देखो ब्रेड बैंगल्स क्या होती हैं, दो तरह की ब्रेड होती थी, है ना, जिसमें एक में एक क्या होता था, एक में ऐसा गैप होता था, ठीक है, बीच में गैप होता था, ये बैंगल्स हो गई। और लोब्स पूरी भरी होती थी, मतलब ऐसे, है ना, ऐसे लोब्स होती थी। वही कह रहा है कि ये बैंगल्स बच्चों के लिए थी और लोब्स बड़े के लिए थी, तो अभी बताएगा आगे। कह रहा है हम लोग कितना पसंद करते थे उन ब्रेड के बैंगल्स को, विच वी चूज केयरफुली, जो हम बड़े ही केयरफुली उठाते थे, चूज करते थे, बड़े आराम से उसको उठाए खाते थे, कितना ज्यादा हम उसे पसंद करते थे। कह रहा है कि समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कह रहा है कभी कभी ना ये ना स्वीट ब्रेड होती थी, मतलब मीठी भी बनाई जाती थी, जो स्पेशल मेक होती थी, मतलब ऑर्डर वगैरह पे या फिर स्पेशल लोगों के लिए, या फिर थोड़ी महंगी जो होती थी वो मीठी लगती थी, जो उनके द्वारा ही बनाई जाती थी और हम लोग खाते थे। तो ये हम लोग कितना ज़्यादा उसको पसंद करते थे, मैं बता नहीं सकता हूँ इस चीज़ को। कह रहा है द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। कह रहा है कि जो बेकर्स होते थे ना, वो अपनी म्यूजिकल एंट्री अपने सीन पर दिखाते थे, मतलब जब वो एंट्री करते थे, आते थे, तो उनका सीन एक म्यूजिकल एंट्री होता था विथ द जैंग जैंग, किस साउंड के साथ, जैंग जैंग साउंड के साथ, मतलब जैंग जैंग की आवाज आती थी उसमें जब वो आते थे तो। और कह रहा है साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ, यह साउंड किसके द्वारा आती थी, बैम्बू स्टफ के द्वारा, बांस से जो उनके डंडे बने हुए होते थे उनमें से वो आवाज आती थी, स्टफ माने सामग्री। आगे कह रहा है कि वन हैंड सपोर्टेड ऑन द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि एक हाथ जो उनका होता था, एक हाथ वो सपोर्ट करता था बास्केट को, मतलब पकड़ा रहता था, ऑन हिज हेड, उनके सर पे, उनके सर पे एक हाथ बास्केट को पकड़ा रहता था, एंड द अदर बैंग द बैम्बू, और दूसरा थाम के रखता था उस बैम्बू को ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे। एक हाथ से वो बांस को ऐसे पकड़ लेते थे और एक हाथ से अपने बास्केट को ऊपर पकड़ लेते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। वो ग्रीट करते थे, मतलब सुबह सुबह ग्रीट करते थे, स्वागत करते थे या बोलते थे लेडी को, क्या बोलते थे, जो हाउस लेडीज होती थी उनको गुड मॉर्निंग बोलते थे, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और ठीक सीधा, जो वर्टिकल माने सीधा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, वो जो खड़ा बैम्बू रहता था उसके ऊपर ये क्या कर देते थे, अपने उस बास्केट को रख देते थे ना, तो क्या करते थे, बैम्बू के ऊपर उसको रख देते थे। वी किड्स वुड बी pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। कह रहा है कि हम जो किड्स होते थे ना, वो क्या करते थे, पुश असाइड हो जाते थे, मतलब साइड से धक्का उक्का दे के निकल जाते थे लोगों को, विथ अ माइल्ड रिब्यूक, थोड़ा बहुत डांट फटकार के साथ, माइल्ड बने हल्का, है ना, कोमल, और रिब्यूक का मतलब डांट फटकार, मतलब हमें जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी हम पुश असाइड हो जाते थे, लोग को असाइड करके पुश हो जाते थे, भाग जाते थे बाहर, और विथ अ माइल्ड रिब्यूक, थोड़ा बहुत डांट फटकार, मतलब हमें लगती थी, उसके साथ हम बाहर जाते थे। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और हमारे घर की जो नौकरानियां होती थी, लेडी होती थी, मैड होती थी, उनको डिलीवर किया जाता था ये लोव्स, हम लोग को नहीं मिलता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हार नहीं मानते थे, हमको भले नहीं मिलता था। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरपेट, पैरपेट का मतलब खटिया होता है, हम लोग या तो कोई बेंच पे चढ़ जाते थे या एक खाट पे चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, किसी भी तरह से हम उस बास्केट में झांकते जरूर थे, मतलब भले बेंच पे चढ़ना पड़े या खाट पे चढ़ना पड़े, लेकिन हम उस बैम्बू में क्या करते थे, बास्केट में बहुत अच्छे से झांकते थे कि उसमें क्या है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दो लोव्स,
मैं आज भी याद कर सकता हूँ उस टिपिकल अजीबोगरीब फ्रेग्रेंस ऑफ द दोज लोव्स, उन रोटियों के फ्रेग्रेंस माने सुगंध को आज भी मैं याद करता हूँ, कितनी अच्छी महकती थी वो। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। लोव्स जो होती थी वो बड़े लोगों के लिए होती थी, बैंगल्स होती थी किसके लिए, बच्चों के लिए होती थी, आज भी मुझे याद है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। जब ये बैंगल्स मिल जाती थी ना, तो कौन इस बात की परवाह करता था कि हमें ब्रश करना है, अपने दांतों में ब्रश करना है या फिर अपने मुंह को धुलना है। इसमें कोई भी मिलने के बाद कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता था कि हमें मुंह धुलना है और ब्रश करना है, प्रॉपरली मुंह को साफ करना है। इस तरह का फीलिंग किसी के अंदर नहीं आता था कि हमें मुंह को साफ करना है फिर ब्रश करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है कि एंड वाई शुड वी, और हम करते भी क्यों, क्यों हम करते ब्रश, जरा बताओ। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कौन इतना परेशानी झेलने जाएगा कि तोड़ेगा मैंगो लीफ को, छोटी छोटी डालियों को मैंगो के, फॉर द टूथ ब्रश यानी दातुन बनाने के लिए, ब्रश बनाने के लिए कौन तोड़ने जाएगा, इतना ट्रबल कौन लेने जाएगा। उससे अच्छा है बिना ब्रश किए ही उस चीज को खा लिया जाए। कह रहा है कि एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और कुल मिला जुला करके जरूरी भी तो नहीं था, ये जरूरी भी नहीं था कि हम लोग अपना ब्रश करें। कह रहा है कि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर कहाँ अपने दांतों को धुलता है, यानी शेर कहाँ ब्रश करता है, यानी हम लोग अब शेर हैं, डायरेक्टली खाओ, ब्रश नहीं करने की जरूरत है। कह रहा है कि हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कुल मिला जुला करके जो हॉट टी मिलती थी हम लोग को ना, गर्म चाय जो मिलती थी, वॉश कर देती थी और क्लीन अप कर देती थी एवरीथिंग, दांत को और मुंह को क्लीन कर देती थी और हम लोग बड़े आराम से खा लेते थे ना। कह रहा है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल, कह रहा है कि मैरिज गिफ्ट यानी शादी के जो उपहार दिए जाते थे ना, वो मीनिंगलेस होते थे, अर्थहीन, बेकार होते थे, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल, यानी जो मीठी मीठी ब्रेड होती थी उनके बिना शादी का गिफ्ट भी बेकार हो जाता था, जिनका नाम क्या रहता था, बॉल रहता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, कह रहा है कि इसी तरह से कोई पार्टी या फिर कोई फिस्ट, बैठकी वगैरह होता था ना, वो अपने चार्म को, वो बैठकी, वो पार्टी अपने चार्म को खो देता था, आकर्षण को खो देता था, अट्रैक्शन को खो देता था, ग्लोरी को खो देता था, किसके बिना, ब्रेड के बिना। यानी कहीं पार्टी है, कहीं मैरिज पार्टी है, कहीं फिट्स है, कुछ भी है, उसमें तुम्हें ब्रेड ले जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। कह रहा है कि नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कह रहा है ये कहना इनफ नहीं होगा, ये कहना पर्याप्त नहीं होगा, ये कहा ही नहीं जा सकता है कि एक जो बेकर होता था ना, कह रहा है कि इस बात को शो नहीं किया जा सकता है कह करके कि कितना इंपॉर्टेंट एक बेकर हमारे गांव के लिए होता था उस समय, यानी एक बेकर का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, कह रहा है जो लेडी होती थी घरों की ना, वो उनको जरूर ही प्रिपेयर करना पड़ता था सैंडविच, अगर ओकेजन पड़ता था उनके डॉटर के एंगेजमेंट का, यानी किसी औरत के डॉटर का एंगेजमेंट होता था तो उनको सैंडविच 100% बनाना पड़ता था, और सैंडविच इन्हीं लोभ से बनता था। कह रहा है केक्स एंड बॉलिनहेज भी एक तरह का कोई डिश है खाने वाला। केक्स एंड बॉलिनहेज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, कह रहा है कि केक्स और बॉलिनहेज जो बनाए जाते थे ये एकदम जरूरी थे, किसके लिए, क्रिसमस के लिए, जिस तरीके से अदर फेस्टिवल के लिए अदर चीजें थी, अदर फेस्टिवल के लिए अदर चीजें मस्ट थी, उस तरीके से केक्स एंड बॉलिनहेज जो थे वो क्रिसमस के लिए 100% होते थे। ये दोनों किससे बनते थे, उन्हीं लोग से बनते थे। कह रहा है दस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इस प्रकार जो उपस्थिति थी ना बेकर्स के भट्टियों की गांव में, वो एब्सोल्युटली पूरी तरह से एसेंशियल माने बहुत जरूरी थी। कह रहा है कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक बेकर की भट्टी का प्रेजेंस यानी बेकर का वह बनाना और बेचना और देना एक गांव में एकदम एसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी, है ना, बहुत जरूरी होता था। आगे देख लो, कह रहा है कि द बेकर्स और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, कह रहा है कि जो उस समय ब्रेड सेलर होते थे उन दिनों या फिर जो बेकर्स होते थे उनके पास एक स्पेशल तरह का क्या होता है, पेकुलियर माने विशेष, है ना, पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई,
एक पेकुलियर ड्रेस होता था, अजीबोगरीब अलग तरीके का, स्पेशल उनके लिए बनता था, जिनका नाम क्या था, कवाई था। एक नंबर में याद रखना इसको भी। कह रहा है इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। कह रहा है कि इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक ऊपर से, जैसे ये देखो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है ना, ये सिंगल हो गया है ना, ये उनका ऐसे मुंह हो जाता था। कह रहा है कि एक सिंगल फ्रॉक होता था, एक सिंगल फ्रॉक जो कहाँ तक पहुंच जाता था, डाउन टू द नीज, घुटनों तक पहुंच जाता था, मतलब ऊपर से नीचे सिंगल रहता था, घुटनों तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। कह रहा है हम लोगों ने अपने बचपन में बेकर्स को पहनते हुए देखा है, क्या, शर्ट और एक ट्राउजर, एक पैंट पहनते हुए देखा है। और कह रहा है विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरी पूरी लंबाई से कम होते थे, छोटे होते थे, शॉर्टर होते थे, और एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और बड़े होते थे हाफ पैंट से। मतलब अगर इतना बड़ा हमारा पैर है तो वो या तो मतलब क्या होते थे, हाफ से थोड़ा बड़े होते थे और फुल से थोड़ा छोटे होते थे। कहने का मतलब समझ सकते हो ये क्या कहना चाह रहा है, कि जो वो पहनते थे वो हाफ से अधिक और फुल से कम, मतलब 4/3 समझ सकते हो, यानी 4/3 समझ सकते हो, है ना, ना फुल ना हाफ, यानी बीच वाला। कह रहा है कि वो, एक बार और देख लो, कह रहा है कि शर्ट ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। कह रहा है कि एक के फुल लेंथ से छोटे होते थे और हाफ पैंट से, है ना, लंगर होते थे, बड़े होते थे। तो इस तरह के ड्रेस वो पहना करते थे। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट एंड विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। कह रहा है आज भी अगर कोई आदमी इस तरीके का, कोई भी आदमी अगर इस तरीके का ड्रेस पहनता है जो हाफ पैंट, मतलब हाफ पैंट पहनता है जो कहाँ तक पहुंच जाए, बिलो द नीज, घुटने से नीचे पहुंच जाए, मतलब आज भी कोई आदमी हाफ पैंट पहन ले जो घुटने से नीचे पहुंच जाए, इनवाइट्स द कमेंट, वह आदमी इनवाइट करता है कमेंट को, मतलब उस पर कमेंट कर दिया जाता है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि वह किस तरह के ड्रेस को पहना हुआ है, पैडर के ड्रेस को पहना हुआ है। आज भी लोग यही कह देते हैं कि वो एक पैडर लाइक दिखाई दे रहा है अगर कोई हाफ से थोड़ा बड़ा पैंट पहन लेता है तो। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर्स होते थे ना, वो महीने के अंत में पैसा वसूल करते थे, माने महीने भर खिलाते थे और महीने के अंत में पैसा वसूल कर लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। कह रहा है जो महीने के हिसाब होते थे ना, वो यूज टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किए जाते थे ऑन सम वॉल एंड पेंसिल, दीवाल के ऊपर पेंसिल से लिखे जाते थे, यानी किसी चीज से दीवाल के ऊपर हिसाब लिखा जाता था। आजकल के तुम लोग तो मिटा दोगे, उसे मिटाया नहीं जाता था। कह रहा है बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। कह रहा है ओल्ड एज में ना, रियली अगर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो एक बेकिंग करना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, यानी एक ऐसा व्यापार था, पेशा था जिसमें पैसा भी अच्छा मिलता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखों नहीं मरते थे। ही यानी बेकर, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। बेकर्स और उनकी फैमिली और उनकी इवन के जो सर्वेंट होते थे ना, वो हमेशा कैसे दिखाई देते थे, खुश और सुखद दिखाई देते थे। प्रॉस्पेरस माने सुखद दिखाई देते थे। कह रहा है कि देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस माने प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। कह रहा है कि उनका जो, मतलब जो बेकर्स थे उनका प्लम्प फिजिक का मतलब, प्लम्प माने मोटा ताजा, पेट उट निकला हुआ एकदम हट्टा कट्ठा। कह रहा है कि उनका मोटा ताजा जो लुक था, फिजिक था ना, वो एक ओपन टेस्टिमनी था, एक जीता जाता सबूत था इस चीज का कि वो अच्छा पैसा कमाते थे और खुश रहते थे। कह रहा है इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक, आज भी कोई आदमी जो जैक फ्रूट के जैसे, कटहल के जैसे दिखाई देता है, मतलब जैक फ्रूट माने मोटा ताजा, है ना, मतलब समझ ही सकते हो, जो मोटा ताजा दिखाई देता है जैक फ्रूट के जैसा। कह रहा है कि फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी वो आदमी जो एक कटहल जैसे दिखाई देता है, उसको फिजिकली अपीयरेंस, मतलब उसका जो आउटर लुक है ना, वो कंपेयर किया जाता है किससे, एक बेकर से, कि मतलब वो भी क्या है, एक बेकर है।
तो देखो ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन आंसर इसके आपको मिल जाएंगे। और सेंट्रल आइडिया आप लोग जरूर लिख करके भेजना है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो पोएम हमने पढ़ाया हुआ है। और बाकी उसके सारे जो क्वेश्चन आंसर है, चाहे जो भी उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, वो हम आपको भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।